सर, अन्ना हजारे ने 11 दिन अनशन किए तो कांग्रेस सरकार झुक गई, लेकिन जिस अन्ना हजारे के आंदोलन पर सरकार बनी वह आज सोनम वांगचुक के 16-17 दिन के अनशन के बाद भी अपने जनप्रतिनिधि को भी वो मिलने के लिए नहीं भेज रही है। सोनम वांगचुक, क्या कहेंगे? यह सत्ता का अहंकार है या फिर अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले को इग्नोर किया जा रहा है? दोनों परिप्रेक्ष्य में सही है। सत्ता का अहंकार भी है और वस्तु स्थिति से काउंटर करने की क्षमता का अभाव है, भय है अंदर से। और अब अन्ना हजारे के अनशन का नाम लिया आपने, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो 11 दिन में झुक गई थी कांग्रेस की सरकार थी और जनभावना का कदर करने वाली सरकार थी, संविधान का कदर करने वाली सरकार थी, कानून का कदर करने वाली सरकार थी। इसलिए उस इशू को उन्होंने देखा, टेकअप किया और यहाँ तो आज बैठे हुए धरना पर उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। इसके पहले 8 किलो उनका वजन भी घट गया। इसके पहले पर्यावरणविद जो हैं जीडी अग्रवाल साहब, सुनिए श्याम जी, जीडी अग्रवाल साहब 1 से 11 दिन अनशन पर बैठे, उनकी मृत्यु हो गई, उनसे भी कोई मिलने नहीं गया। पहलवान लड़कियां जंतर मंतर पर बैठी, उससे भी कोई मिलने नहीं गया, उसको कुचला गया। किसान जो है खीरी में धरना पर बैठे, मंत्री की गाड़ी से उनको कुचला गया, उनको मारा गया। और यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के संदर्भ में जब धनखड़ जी कुछ बात रखे और सत्यपाल मलिक जी, तो उन्होंने कहा कि किसान को कौन हम बुलाने गए थे, मर गया तो मर गया। तो जहां इस ढंग का संवेदनहीन सरकार हो, जिसके पास न नैतिकता हो, न शुचिता हो, न मानवता हो, तो काम करेगा ही। देखना जनता को है कि ऐसे सरकार को जो ला के बैठाई, जो आज हर ढंग से देश को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, धार्मिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है और देश की प्रतिष्ठा को नीलाम कर रहा है और यहाँ की आम जनता को कर्ज में डुबो रहा है। उसी सरकार को बनाए हुए हैं, तो जनता बनाई हुई, जनता देखे। जी, एक सवाल है, भारत के जो वर्तमान गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो भारत में कश्मीर नहीं होता, लेकिन हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि सरदार पटेल अगर नहीं होते तो शायद कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। क्या कहेंगे आप? जहां तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात है तो भाजपाई तो ये बात कहेंगे ही। पटेल जी और नेहरू जी नहीं होते तो देश जिस ढंग से 565 या 66 मैंने सियासत था, यहाँ राज था, स्टेट था, उसको मिला के भारत को इतना मजबूत बनाया गया। 3-4 जगह का इशू रह गया जिसमें कश्मीर भी था, जूनागढ़ था, हैदराबाद था, तो सॉर्ट आउट करते करते उस पोजीशन में आया तो कश्मीर आपके पास है। इसमें भाजपाइयों का कहीं कोई योगदान नहीं है, आरएसएस का कहीं कोई योगदान नहीं है। और जिस होम मिनिस्टर के बारे में आप बात कह रहे हैं, होम मिनिस्टर कौन है आज? वही होम मिनिस्टर जिसको तारी पार किया गया था। जिस देश का सुनिए श्याम जी, जिस देश का होम मिनिस्टर एक क्रिमिनल हो, अपराधी हो और तारी पार हो, उस देश के प्रशासन, शासन और सूचना का कल्पना करना अपनी मूर्खता है, इस देश की जनता की मूर्खता है। जो शासन में आने वाले लोग धर्म के नाम पर आ जाए, राम के सौदागर लोग राम का नाम बेचकर राम का व्यापारीकरण करके सत्ता में आए और आज जिस राम को लाने की बात कहे मोदी जी, और आज राम का ही धन खा गए। मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, बोर्ड बनी, ट्रस्ट बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लेकिन उसको लूटा कौन? मंदिर बनाने का श्रेय लिए मोदी जी, राम लाला को बैठाने का श्रेय लिए मोदी जी, राम को जो दुनिया में सबको लाते हैं उसको लाने का श्रेय लिया मोदी जी। वह सारा काम जो राम मंदिर का था, जिसमें हमारे शंकराचार्य लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी,
जो हमारे सनातन धर्म के साधु संत है उनकी भूमिका होनी चाहिए थी। आज राम मंदिर के ट्रस्ट में वो सारे लोग गायब हैं। सन 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो है वो राम मंदिर का ताला खुलवाते हैं। तो आज ऐसा क्या आप लोग को डर है और या क्या मजबूरी है जो आप सारे कांग्रेसी ये बात को पब्लिक के बीच में रख नहीं पाते हैं? अब आपके जैसे लोग उस बात को नहीं सुने होंगे, लेकिन सारे कांग्रेसी कहते हैं कि राजीव जी ने ताला खुलवाया, और ताला ही नहीं खुलवाया, राजीव जी ने रामलला के मूर्ति को रख के वहां पूजा भी शुरू करवाया। एक सेकंड, यह हुआ कि आप गांवे गांव घूम के राम का ईंट सुनने लगे। आपने देश के अवाम को धर्म में झोंक दिया, गलत नैरेटिव सेट करके आप सत्ता में भी आए। तो आप भी 10 साल 2009 से लेकर के 2014 तक के 2004 से लेकर 9 तक आप भी रहे, तो आप ऐसा क्या हो गया कि राम के नाम से आप लोग जो है पूरे कांग्रेस सिर्फ राम के नाम से बाइकाट होने लगा? कहीं नहीं, ऐसा क्यों? ये आपके जैसे लोग ये बात सोच सकते हैं। हमने सुनिए ना, राहुल गांधी जी कभी आते हैं तो सीजनली जनेऊधारी पंडित बन जाते हैं, ये आप कहते हैं ना, सुनिए ना, ये आप कहते हैं बाकी दिन कहाँ सुनिए, रहते हैं? आप हमेशा बाकी दिन आपको दिखा के मोदी जी लेखा शूट करें कि सुनिए ना, मोदी जी जाते हैं तपस्या में पर्वत पर, है ना, पहाड़ में जाते हैं अंदर, सुनिए ना, वो मंदिर में जाते हैं शूट कराने के लिए, लेके नहीं जाते हैं। शूट बड़े नेता है, जाएंगे तो शूट होगा ही। नहीं ना, बड़े मूल मुद्दा था, बड़े सुनिए ना, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि जो 1984 का कांग्रेस, सुनिए ना, आज भी वही है, आज भी वही है, आज नहीं है। सुनिए, आज भी वही है। जो आजादी के समय वोटर था, आज वो वोटर नहीं है। ये भी तो देखिएगा, जो आजादी के समय वोटर था, आज वो वोटर नहीं है। वोटर की भी मानसिकता बदली हुई है। जहां लोभी होंगे तहां ठग खाने बाहर नहीं मरेंगे। बिल्कुल सही। और कांग्रेस ठगी के काम नहीं करती है, इसलिए वो सत्ता से बाहर है। आपने क्वेश्चन, आपने सुनिए ना, आपने क्वेश्चन कर दिया, हम जवाब दे रहे हैं। धैर्य के साथ क्वेश्चन कीजिए, धैर्य के साथ जवाब भी सुनिए। आपने क्वेश्चन किया, हम जवाब उसको दे रहे हैं, सुनिए तो पहले। सब क्वेश्चन बीच में ही लाइएगा। मोदी का भी आदत आपको हो गया है, ट्रेनिंग उससे लिए हैं क्या आप? सुनिए, क्वेश्चन की हम जवाब दे रहे हैं, सुनिए। आपने 2G 4G का नाम लिया, आप देखे होंगे कि 12 और 13 में जो नैरेटिव सेट हुआ, जो पहले ही श्याम जी ने क्वेश्चन किया आना जी के 11 दिन के अनशन का, तो गांधी बन के आए थे, दूसरी गांधी बन के आए थे, और जितने कॉर्पोरेट घराना थे उन्होंने फंडिंग किया। और जो हमारे विनोद राय जी उस समय एजी थे, उन्होंने 2G पर रिपोर्ट दिया। एजी नहीं, सीएजी थे, जो उन्होंने रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट का जो नैरेटिव बनाया गया निगेटिव, और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के आरोपित किया गया, जो आने वाले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने सारे आरोप को निरस्त कर दिया। कहा कि कहीं कोई लीगल ऐसी नहीं आया है, प्रूफ नहीं है। तो वह आरोप जो लगा, और आज भी तो हर आरोप में मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी किए हैं। अरे नेहरू जी तो किए कि तुम झंडा दिखाया। नेहरू जी अगर नहीं किए होते तो आज तुम झंडा नहीं दिखाता। और आज जितना नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी करके गए थे, इवन अटल जी ने भी कुछ किया था, तो तुम बेच रहे हो। जितना पैसू तुमने बेच दिया, पीएसयू तुमने बेच दिया, ये तुम्हारा बनाया हुआ नहीं था, 14 के बाद नहीं बना है। और तुम क्वेश्चन करते हो मैंने कांग्रेस से कि 70 साल में क्या किया। तुमने 14 में क्वेश्चन किया, मान लिए, आरोप लगाया, मान लिए। 14 के बाद जब तुम्हारी सरकार है, तब तुम अपने बात पर ना, 14 से लेकर अभी तक तुमने क्या किया उस पर वोट मांगो। अभी तक जो भी क्वेश्चन आप करने जाइएगा, आपने कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए छात्रों का गुंज आंदोलन को कौन चला रहा है? राहुल जी चला रहे हैं। पूरे देश में छात्रों के इशू पर, बेरोजगारों के इशू पर, पेपर लीक के इशू पर, कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह किया जा रहा है उसके इशू पर कौन आवाज उठा रहा है? राहुल जी उठा रहे हैं। तो कांग्रेस वैधानिक तरीका से अपने आवाज को उठाती है, और आंदोलन भी वैधानिक तरीका से करती है। तो आप जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, यह काम आरएसएस के लोग करते हैं।
आरएसएस का तो झंडा भी अपना नहीं है। आरएसएस का जो ड्रेस कोड है वो कहां से आया है? आरएसएस काला टोपी पहनता है, वो क्या है? शुभ का संकेत नहीं है। आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है किससे ग्राह्य किया है, इसको भी तो आप देखिए, बैक में जाके देखिए कि क्या स्थिति है। एक सवाल यह है कि पटना का जक्कनपुर थाना क्षेत्र जो है वो बंगाल के सोनागाछी या दिल्ली का जीबी रोड जैसा हो गया, और इसके विरोध करने पर बंटी यादव की हत्या कर दी जाती है। क्या कहेंगे इस पर आप? मैंने भी देखा था इस न्यूज को। जो वहां देह व्यापार का धंधा चलता है उसका आवाज उठाता है तो उसको हत्या कर दी गई। भरत तिवारी ने भ्रष्टाचार के संदर्भ में बात उठाया तो उसको मार दिया गया। तो देखिए, अगर चोर उचक्का को आप सत्ता पर बैठाइएगा तो ये भोगने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा ना भाई। चोर को चोर कहिएगा तो क्या करेगा? इस देश में एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी के नेता हैं जो चोर को चोर शुरुआती दौर से कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं। विरोधी दल जितने भी हैं इंडिया गठबंधन में, कोई दल ऐसा नहीं है जिसके नेता को ईडी सीबीआई का भय नहीं हो। इसलिए वो नहीं कह पाते हैं मुखर होके, लेकिन राहुल जी कहते हैं, क्योंकि राहुल जी के मन में एक बात है कि इस देश को आजादी दिलाने से लेके इस देश में एक संवैधानिक ढांचा तैयार करने का काम कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व का यह जवाबदेही बनता है, नैतिक जवाबदेही बनता है कि कांग्रेस संविधान की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, देश की अगुवाई करे। इसलिए मुखर होके, निर्भीक होके, भयविहीन होके जननायक राहुल जी सारे बिंदु पर बेबाकी से बोलते हैं, बात उठाते हैं। और आज हम लोगों की खुशी है कि 14 के बाद 12 सालों के बाद देश की जनता इस बात को अब समझने लगी है। और वो भी कब समझी है कि जो धर्म का वो सिरप पी हुई थी उसके एंटी सिरप जब वो देख ली कि जब ये भाजपाई और आरएसएस के लोग राम को भी नहीं बकस रहे हैं, राम के घर में भी चोरी कर रहे हैं, तो देश में कैसे चोरी नहीं होगा? हमारे यहाँ जितना कर्जा बढ़ गया है इन 12 साल में, जो 70 साल में कर्जा इस देश पर नहीं हुआ, 12 साल में उसके 3 गुना कर्जा हो गया। किसके माथे पर जा रहा है? आपके माथे पर जा रहा है, आपके बाल बच्चों के माथे पर जा रहा है। अब देश की जनता को सचेत होने की जरूरत है। यह देश सिविल वार की ओर बढ़ रहा है। अगर यही रवैया रही, देश की जनता अधिकार के अलावा अगर कर्तव्य की ओर अपने नहीं मुखातिब हुई तो देश को टूटने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए देश के जनता से आप लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि सच को स्वीकारिए, धर्मांध मत बनिए, धार्मिक बनिए, राम को मानिए, हे राम को मानिए, सिया राम को मानिए। श्री राम कह के उत्तेजना करने वाले लोग मंच पर जो है, आज राम मंदिर में चोरी हो रहा है, जब तुम राम को लाने की बात कहते हो तो जवाबदेही कौन लेगा? जवाबदेही लो। जब उस बोर्ड में योगी जी भी दोषी हैं, जब उस बोर्ड में तुम्हारा एक पदेन मेंबर फैजाबाद का डीएम है, पदेन मेंबर चीफ सेक्रेटरी है, वहां का एसपी है, तो यह काम होते रहा। और यह हम कह दें चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के हमको पता नहीं था, यह मानने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बना था। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके और अपने निगरानी में रामलला मंदिर में जो भी चढ़ावा चोरी हुआ है, निर्माण में चोरी हुआ है, चंदा चोरी हुआ है, और अशोक सिंघल के समय भी बात उठी थी। जो बात आपने उठाया कि ताला खुलने के बाद क्यों नहीं कांग्रेस सजग हुई, तो चूंकि गांव गांव घूम के राम का ईंटा वसूला जा रहा था, उस समय भी 1400 करोड़ का घोटाला का आरोप लगा था। तो राम के नाम पर तो घोटाला शुरुआती दौर से ही हो रहा है, ईंट वसूलने से लेके, जमीन खरीदने से लेके, जबकि नरसिंहा राव जी के समय में जमीन खरीद के दिया गया था राम मंदिर के लिए, और आरटीआई से तुम अलग रख दिए हो। यह कहाँ का नियम है भाई? हम राम ट्रस्ट के बारे में आरटीआई से नहीं पूछ सकते हैं। क्यों नहीं पूछ सकते हैं भाई? जब पैसा सरकार ने दिया है, वहां पब्लिक का पैसा है, तुम्हारे बाप का पैसा तो है नहीं। तो जैसे पीएम केयर फंड को अगर तुम्हारी मनसा बहुत शुद्ध है, तू देश के लिए समर्पित हो, तो पीएम केयर फंड अगर बना तो वो आरटीआई के अंदर क्यों नहीं है?
राम ट्रस्ट मंदिर का जो अथी है वो आरटीआई के अंदर क्यों नहीं है? ये सारी बातें प्लानिंग वे में हुई है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी में, निर्माण से लेकर अभी तक के चोरी में बड़े बड़े लोग, पीएमओ के लोग वहां इन्वॉल्व है। नृपेंद्र मिश्रा जी क्या है? पीएमओ के हैं, बहुत नजदीकी के हैं। मुद्दा आप अभी उठा रहे हैं हाँ। कि पीएम केयर्स फंड, राम मंदिर जो हाँ। है आरटीआई के अधीन नहीं आता है, तो यह मुद्दा राहुल गांधी कभी संसद में या प्रियंका जी कभी उठाती नहीं दिखती है। संसद का प्रोसीडिंग पढ़िए। अगर आपको अल्प ज्ञान है तो मैं आपके ज्ञान के लिए कह दे रहा हूं कि संसद की प्रोसीडिंग पढ़िए कि जब जब ये बात उठी है पीएम केयर फंड पर, तो कई एक दिन हाउस नहीं चला है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। कहां आप हैं? धरातल की जानकारी आपको नहीं है। आप हदेन हवा में बतिया रहे हैं। यह बात पार्लियामेंट में उठी है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात गया है, इसके बाद आप कह रहे हैं कि राहुल जी ने नहीं उठाया है। राहुल जी जिस टाइम उठाए थे उस टाइम वो कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद। अरे भाई, राहुल जी हमेशा बात को उठाए हैं। राहुल जी राफेल के मामला को उठाए, जहां सुप्रीम कोर्ट में भी उस ढंग का जजमेंट होने लगे। जब सीजेआई बंगाल वाला इशू पर आप देखे होंगे कि बंगाल वाला इशू पर वहां जब जुडिशियल अफसर लोगों को लोग बंधक बना लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार दोषी है। क्यों भाई? जब वहां चुनाव आयोग डीजीपी से लेकर सबका ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया, चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया, तो लॉ एंड ऑर्डर चुनाव आयोग के साथ है, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं दोषी है? तो राज्य सरकार को दोषी बनाए। जहां जहां इस देश का सुप्रीम बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, वह बेरोजगारों के इशू पर कहती हो कि कॉकरोच है। तो जहां इस ढंग की बातें हो रही है, सारे संवैधानिक संस्थाओं को अपने पॉकेट में लिया जा रहा है, उस देश में शुचिता की बात अगर आप करते हैं तो बेईमानी है। और शुचिता लाने के लिए जनता को रोड पर आना होगा। दो ही विकल्प है, या तो न्यायालय निष्पक्ष हो जाए, अपने अधिकार का उपयोग करे, तब ऐसे जुमलाबाज सरकार, भ्रष्टाचार सरकार से मुक्ति मिल सकती है, या देश की जनता स्वतः रोड पर आवे, तो इन लोगों का उपाय हो सकता है। और जो माहौल अभी दिख रहा है देश में बन रहा है, खासकर युवा बेरोजगार जिस ढंग से लोग रोड पर आ रहे हैं, किसान जिस ढंग से रोड पर आ रहे हैं, आने वाले दिन में सिविल वार यहाँ होना है, इसको कोई नहीं रोकेगा। अभी इथेनॉल का इशू आया है, आप देख रहे होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसमें सर बात आ रहा है कि इथेनॉल जो बन रहा है, जो शुगर प्लांट से जो आ रहा है, तो शुगर का जो फैक्ट्री है सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं का है, इसलिए राहुल गांधी भी नहीं आवाज उठा रहे हैं। अभी तक इथेनॉल पर जो भी बात उठा है, शुरू से ही कांग्रेस इथेनॉल के इशू पर विरोध किया है, आज भी विरोध कर रहा है। इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में 0.5 से शुरू किया गया था। राम नाईक जी उस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उस समय शुरू किया गया था, और 2030 तक 1.5% मिलावट पर लाना था। आप इतनी हड़बड़ी में थे कि आप 2030 कौन कहे, 24-25 में ही उसको 20 पर अपला दिए, और 20 कह रहे हैं। जो मार्केट में बात आ रही है, जो पेट्रोल आपको मिल रहा है मिक्स पेट्रोल, उसमें 30 तक इथेनॉल का मिलावट है। और इसमें कंप्लीट मिली भगत है नरेंद्र मोदी जी का, हरदीप पुरी जी का और गडकरी जी का। ये तिकड़ी मिलके इस देश को, देश के जनता को तबाह कर रही है, और यहाँ के गाड़ियों को तबाह कर रही है। साधारण गाड़ी, एक गाड़ी को 15-20 साल रखने वाले कौन लोग होते हैं? मिडिल क्लास के लोग होते हैं। अगर गाड़ी खराब हुई है तो परेशान कौन हो रहा है? मिडिल क्लास के लोग हो रहा है। जो बड़े हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, जो सबसे गिरे हुए हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, आज वो लोअर मिडिल क्लास की ओर जा रहा है, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस ढंग से इस सरकार में आर्थिक विषमता बढ़ी है, आने वाले दिन में इस देश के लिए नुकसानदेह है, और एक सिविल वार की ओर देश को ले जा रही है।